फिल्म की शुरुआत करते हैं कुछ गुंडों से जो लंदन की सड़कों पर बेघर लोगों पर हमला कर रहे हैं। वे उनसे पैसे और नशे की चीजें लूट लेते हैं। उनमें से एक गुंडा एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एक आदमी जिसका नाम जॉय जोन्स है उन गुंडों पर हमला करता है ताकि उसकी दोस्त भाग सके, लेकिन जॉय नशे में होता है, इसलिए गुंडे उसे आसानी से काबू कर लेते हैं। वे उसे बार बार मारते हैं और उसकी हड्डियां तक तोड़ देते हैं। हमारा मुख्य किरदार किसी तरह उनसे बचकर एक खाली पड़े अपार्टमेंट में छिप जाता है। वह कमरों में जाता है और एक शराब की बोतल उठा लेता है। बाथरूम में उल्टी करने के बाद वह नहाता है और अपने बाल काट लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमलावरों में से एक इसाबेल को चाकू दिखाकर डराता है। कपड़े पहनने और अपने चोट के निशान छुपाने के लिए टोपी लगाने के बाद वह अपार्टमेंट को देखना शुरू करता है। उसे वहां कुछ सिक्के मिलते हैं। उसी समय अपार्टमेंट के मालिक के फोन पर एक कॉल आती है और एक रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस मैसेज चलने लगता है। इससे उसे पता चलता है कि मालिक का नाम डेमन है, जो एक सफल फोटोग्राफर है और कई महीनों के लिए शहर से बाहर है। मालिक की डाक देखते समय उसे एक क्रेडिट कार्ड और उसका पासवर्ड मिल जाता है। वह एटीएम जाता है और पैसे निकालता है ताकि थोड़ा खाना खरीद सके। इसके बाद वह फिर शराब पीने लगता है और गलती से एक कपल से टकरा जाता है। लड़की का बॉयफ्रेंड बीच में आता है। तभी हमारे मुख्य किरदार को युद्ध की यादें आने लगती हैं। पता चलता है कि वह सेना का एक पूर्व सैनिक है। वह सेना की स्पेशल फोर्स का सैनिक था जो अपने सेवा के दौरान हुए दर्दनाक घटनाओं के कारण सेना से भाग गया था। कोर्ट मार्शल का सामना करने के बजाय जॉन ने लंदन की सड़कों पर रहना चुना और अपने सैन्य अतीत से दूर भागने लगा। बाद में वह इसाबेल को ढूंढने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नन से होती है जिसका नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना जरूरतमंद लोगों और बेघर लोगों के लिए एक मुफ्त भोजन केंद्र चलाती है। नन उसे पहचान लेती है और उसके कपड़ों के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि उसने ये कपड़े किसी से चुराए हैं। जॉय उसे बताता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वह उसे पैसों की एक गड्डी देता है और कहता है कि यह पैसा भगवान ने उसे दिया है, इसलिए वह इसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे। अगली सुबह क्रिस्टीना अपनी सुपरवाइजर को बताती है कि एक बेघर आदमी ने उसे पाउंड दिए हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस पैसे का क्या करे। कहा जाता है कि वह आदमी स्पेशल फोर्स का कमांडो था जिसने अफगानिस्तान में बहुत से लोगों को मारा था। उसकी सुपरवाइजर कहती है कि सैनिकों का काम ही ऐसा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह चोर है, दान तो दान होता है। अगर वे यह पैसा पुलिस को देंगे तो शायद वही लोग इसे खुद खर्च कर देंगे। क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध डांसर की विदाई प्रस्तुति में जाना चाहती है, इसलिए वह उस शो का टिकट बुक करने का फैसला करती है। लेकिन उसे बताया जाता है कि सारे टिकट बिक चुके हैं। सिर्फ एक प्राइवेट बॉक्स सीट बची है जिसकी कीमत 500 पाउंड है। उधर जॉन एक डरावने सपने से घबराकर जाग जाता है। अपने अतीत के एक बुरे सपने से जागने के बाद हमारा मुख्य किरदार पूरे कमरे में हमिंग बर्ड, छोटे पक्षी, देखने लगता है। अचानक उसे लगता है कि छत से एक लाश लटक रही है और नीचे गिर रही है। वह एक बंदूक उठाता है और उन पक्षियों पर गोली चलाने लगता है। लेकिन आखिर में पता चलता है कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना और भ्रम, हेलुसिनेशन है। यह सब अफगानिस्तान में अपनी टीम के साथ हुए एक हादसे की वजह से है। कुछ घंटों बाद वह पूर्व कमांडो उस नन क्रिस्टीना को ढूंढने जाता है। उसे अपनी चोटों के लिए एंटीबायोटिक दवा चाहिए। वह अस्पताल नहीं जा सकता क्योंकि उसका सैन्य अतीत उसे मुसीबत में डाल सकता है। वह बताता है कि वह कोर्ट मार्शल से भाग रहा है। वह पहले स्पेशल फोर्स की यूनिट में था। उसकी 2 पसलियां टूट गई हैं और एक फ्रैक्चर में संक्रमण हो गया है। अगर यह संक्रमण हड्डियों तक फैल गया तो उसकी मौत हो सकती है। क्रिस्टीना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह बताती है कि उसने उसकी दोस्त इसाबेल जोन्स के बारे में पूछताछ की है। जॉन कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने पिछली रात क्या किया था। इस पर नन उसे याद दिलाती है कि वह आया था और कह रहा था कि वह बहुत किस्मत वाला है। उसने कहा था कि भगवान ने उसकी मदद की और उसे कुछ पैसे मिले। जॉन इस बात को टाल देता है और अपनी दोस्त के बारे में पूछता है। क्रिस्टीना बताती है कि इसाबेल पहले खाने के लिए वहां आती थी, लेकिन अब काफी समय से नहीं आई है। पूर्व सैनिक उसे उस अपार्टमेंट का पता देता है और कहता है कि अगर इसाबेल मिले तो उसे यह पता दे दें। अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करके वह अपने पुराने बुरे शौक छोड़ देता है और दवाइयां लेना शुरू करता है। अपार्टमेंट के मालिक की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए वह उस पर कई पोस्टर और बोर्ड लगाता है ताकि वह काम शुरू कर सके। कुछ दिनों बाद इसाबेल उसे एक मैसेज छोड़ती है। वह बताती है कि सब ठीक है और उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। वह कहती है कि उसने कुछ हफ्तों के लिए गुंडों के लिए काम करने का फैसला किया है ताकि वह कुछ पैसे जमा कर सके। वह जॉय को उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि जब वह फिर से लंदन लौटेगी तो उसे फोन करेगी। लेकिन अगले दृश्य में हमें पता चलता है
कि इसाबेल को मानव तस्करी करने वाले गिरोह ने अगवा कर लिया है। कुछ दिनों बाद जोन्स को एक अनपेक्षित मुलाकात होती है। वे उस अपार्टमेंट के मालिक के पड़ोसी होते हैं। पुलिस को बुलाने से रोकने के लिए पूर्व कमांडो उनसे झूठ बोलता है। वह कहता है कि वह उस अपार्टमेंट के मालिक का एक बॉयफ्रेंड है और मालिक ने उसे कुछ समय के लिए वहां रहने की अनुमति दी है। पड़ोसी महिला कहती है कि मालिक ने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर जोन्स उनसे पूछता है कि क्या उनके पास उसका पर्सनल फोन नंबर है। वे कहते हैं कि उनके पास उसका नंबर नहीं है क्योंकि उनका पड़ोसी बहुत ही चुपचाप और निजी स्वभाव का व्यक्ति है। जोन्स कहता है कि वह अक्सर रात में उससे फोन पर बात करता है। उसने उसे गर्मियों के दौरान अपार्टमेंट में रहने की अनुमति दी है। इसके बाद वह अपनी नई नौकरी पर जाता है जहां वह रसोइये कुक के रूप में काम कर रहा होता है। यह जानते हुए कि जोन्स बहुत कुशल आदमी है, उसका एक सहकर्मी उससे मदद मांगता है। कुछ परेशान करने वाले लोग रेस्टोरेंट में झगड़ा कर रहे हैं और जाने से मना कर रहे हैं। तब पूर्व कमांडो उनकी तरफ बढ़ता है। वह उनके पास जाता है और शांति से उनसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग बदतमीजी करने लगते हैं। वे बिना वजह उसे गालियां देते हैं और लड़ाई के लिए उकसाते हैं। जॉन लड़ने से मना करता है और उनसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर वे समय बर्बाद करेंगे तो अपनी ट्रेन खो देंगे। लेकिन गुंडे उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तब हमारा नायक उन्हें आसानी से काबू कर लेता है। रेस्टोरेंट का मालिक यह सब देखकर उसकी लड़ाई की काबिलियत से हैरान हो जाता है। वह तुरंत उसे अपने बॉस से मिलवाने का फैसला करता है, जो लंदन का एक बड़ा अपराधी नेता है। यह आदमी कई अपराधों में शामिल है, जिनमें मानव तस्करी भी शामिल है। वे कहते हैं कि ऐसे चीनी लड़कों को ढूंढना मुश्किल है जो मारने के लिए तैयार हों। जॉन का सैन्य अतीत उनके काम में बहुत मदद करेगा। वे बताते हैं कि उनके कारोबार थोड़े अलग हैं, लेकिन हर काम में बहुत पैसा मिलेगा। जॉन अब अपने नए साथी के साथ काम करेगा, जिसका नाम मंकी बंदर है। आगे के दृश्यों में हम देखते हैं कि जॉन माफिया के लिए कई काम करता है। वह दुश्मन गिरोहों के लोगों को पीटता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि असली ताकत किसकी है। वह लोगों को यातना देकर उनसे जानकारी निकलवाता है और अवैध नशे की चीजों की तस्करी भी करता है। माफिया से कमाए गए पैसों से वह भोजन दान करता है और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करता है। इसी वजह से जरूरतमंद लोग उसे पागल फरिश्ता कहने लगते हैं। कुछ समय बाद वह एक सुपरमार्केट में अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलता है। पता चलता है कि उस महिला से उसकी एक बेटी भी है। उसे सूट में देखकर उसकी पूर्व प्रेमिका नाराज हो जाती है। वह कहती है कि नौकरी जाने के बाद वे हफ्ते में सिर्फ 25 पाउंड में गुजारा कर रहे हैं। गुस्से में वह शेल्फ से सामान नीचे गिराने लगती है। जॉन उसे शांत करने के लिए गले लगा लेता है। वह उसे पैसों की एक गड्डी देता है और वादा करता है कि आगे भी उसकी मदद करेगा। रात में नन क्रिस्टीना को एक दान मिलता है, जिसमें जॉन की तरफ से एक निमंत्रण भी होता है। क्रिस्टीना उससे मिलने जाती है और उसके दान के लिए धन्यवाद देती है। वह कहती है कि उसे उसके लिए चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। जॉन उसे बैठने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह अक्सर गरीबों को खाना खिलाती है, लेकिन आज वह खुद खाना खाएगी। नन बताती है कि उसने उसका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके पास इसाबेल के बारे में खबर है। एक लड़की की लाश मिली है। उसके पुलिस वाले संपर्क ने उसे कुछ तस्वीरें दी हैं। वह लाश नदी के किनारे मिली थी और पहचान के लिए मदद चाहिए। जॉन तस्वीरें देखता है और कई सवाल पूछता है। क्रिस्टीना बताती है कि पुलिस को लगता है कि उसके किसी ग्राहक ने ही उसे मार दिया। वह कहती है कि पुलिस इस मामले को संभाल लेगी, लेकिन पूर्व कमांडो कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। उसे गुस्सा आ जाता है और वह मेज को पलट देता है। नन उसे डांटते हुए कहती है कि वह पाखंडी है। उसने उसके चीनी बॉस के लिए उसके काम के बारे में पता किया है। कहा जाता है कि उसका बॉस अवैध नशे का कारोबार करता है। इसाबेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसे नशा दिया गया था। इस तरह जॉन भी कहीं ना कहीं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। कुछ देर बाद जब वह शांत हो जाता है, क्रिस्टीना उसका हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि कुछ महीने पहले जब वह नशे में था, तब उसने उसे पैसों की एक गड्डी दी थी। उसने वह सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर लिया। तब से उसे ठीक से नींद नहीं आती। उसने वारसो में अपनी बहन को फोन किया और उसकी बहन ने उसके घर की कुछ चीजें बेच दी। वह 500 पाउंड निकाल कर जॉन को देती है और माफी मांगती है। पूर्व कमांडो कहता है कि उसे इस पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन नन कहती है कि उसे इसाबेल के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत दुख है। वह जानती है कि जॉन उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसे बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे सही काम करना चाहिए। वह कहती है कि जो पैसा वह दे रही है वह ईमानदार पैसा है। जॉन को इसका इस्तेमाल करके एक ईमानदार जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जब नन वहां से जाने लगती है तो जॉन उसके पीछे जाता है और कहता है कि कम से कम वह उसका तोहफा स्वीकार कर ले। अगले दृश्य में कुछ गुंडे फिर से बेघर लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और उनसे उनका सामान छीन रहे होते हैं। तभी अचानक हमारा नायक वहां आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वे उसे पहचानते हैं। गुंडे अपनी चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन पूर्व कमांडो कुछ ही सेकंड में उन्हें काबू कर लेता है। वह एक गुंडे का हाथ तोड़ देता है, फिर उसे जबरदस्ती ज्यादा नशा लेने पर मजबूर करता है और उसे लात मारकर मार देता है। आखिरी गुंडे से वह अपनी दोस्त के बारे में
पूछताछ करता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसे छम्मच से मार देगा। डरा हुआ गुंडा बताता है कि एक आदमी था जो अक्सर उस लड़की को बुलाता था। वह उसे मारता था और हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। एक दिन उसने उसे बहुत बुरी तरह मार दिया। वे लोग आमतौर पर अपने नाम नहीं बताते ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। उसके दिखने से लगता है कि वह करीब 30 साल का आदमी है। उसके चेहरे पर एक निशान है, बस इतना ही वह जानता है। उसे बेहोश करने से पहले जॉन बेघर लोगों से कहता है कि अगर वे गुंडे फिर से उन्हें परेशान करें तो उसे बता दें। जाते समय वह उनके पास पैसे फेंक देता है ताकि वे खाना खरीद सकें। कुछ घंटों बाद नन को जॉय की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि उसे कुछ जानकारी मिली है। चिट्ठी में इसाबेल के कातिल के बारे में जानकारी लिखी होती है। उस चिट्ठी में एक निजी फोटो प्रदर्शनी का निमंत्रण भी होता है। जब वे उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो जॉन देखता है कि क्रिस्टीना ने वही ड्रेस पहनी है जो उसने उसे दी थी। जॉन यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वह बहुत अच्छी लग रही है। क्रिस्टीना कहती है कि वह उसकी निमंत्रण इसलिए स्वीकार करके आई है क्योंकि उसे इसाबेल के बारे में जानकारी चाहिए थी। वह बताती है कि उसके पास यही एक ड्रेस है, इसलिए उसने वही पहनी। जॉन उसे बताता है कि वहां मौजूद मेहमान उसे एक सफल फोटोग्राफर समझ रहे हैं। वह सोच रहा था कि यह कोई अलग तरह का कार्यक्रम होगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां हर जगह नंगे पुरुषों की तस्वीरें लगी होंगी। जॉन उसे इसाबेल के कातिल का हुलिया बताता है और कहता है कि यह जानकारी पुलिस को दे दे। फिलहाल उसके पास बस इतनी ही जानकारी है। कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद क्रिस्टीना बताती है कि उसने पैसे से एक बैले डांसर के विदाई शो का टिकट खरीदा है। वह कहती है कि वह उस डांसर को बचपन से देखती आ रही है। वह डांसर अब 42 साल की है और अभी भी नृत्य कर रही है। क्रिस्टीना हमेशा उसकी तरह बनना चाहती थी। वह डांसर की तरह एक मूव करने की कोशिश करती है लेकिन लगभग गिर जाती है। जॉन तुरंत उसे पकड़ लेता है। क्रिस्टीना उससे पूछती है कि क्या वह अभी भी गैंगस्टर है। जॉन कहता है कि उसे अभी एक काम और करना है। गर्मी खत्म होने के बाद वह उस अपराधी संगठन को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वह बताता है कि अपार्टमेंट का मालिक 1 अक्टूबर को वापस आने वाला है। क्रिस्टीना कहती है कि शायद यह सब किस्मत का खेल है। वह फिर से गिरने लगती है लेकिन जॉन उसे फिर पकड़ लेता है। क्रिस्टीना उसकी आंखों में देखती है और उससे एक किस मांगती है। फिर वह वहां से चली जाती है और इसाबेल के कातिल का हुलिया दोहराती रहती है। अगली सुबह जब जॉन गाड़ी में बैठने वाला होता है तो पड़ोसन ट्रेसी उसे रोक लेती है। वह कहती है कि आज वह बहुत अलग लग रहा है। काला सूट उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। वह उससे मजाक में पूछती है कि क्या उसे सिर्फ पुरुष ही पसंद है। जॉन जवाब देता है कि यह बहुत दिलचस्प सवाल है। वह कहता है कि हाल ही में उसे धार्मिक महिलाओं, खासकर ननों की ओर ज्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है। बाद में वह एक रेस्टोरेंट में माफिया के लिए पैसे लेने जाता है लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक पैसे देने से मना कर देता है। वह कहता है कि मिस्टर चॉय केवल चीनी लोगों के साथ ही काम करते हैं। अगर यह सच है, वह कहता है कि अगर वह माफिया के लिए काम करता है तो अपने बॉस से कहे कि वह चेक भेज देगा। जॉन जवाब देता है कि वह अभी नकद पैसे लेकर जाएगा। रेस्टोरेंट का मालिक उसे फिर रोकने की कोशिश करता है लेकिन पूर्व कमांडो उसे आसानी से काबू कर लेता है। उसके बेटे अपने पिता को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन उन्हें भी आसानी से गिरा देता है। रेस्टोरेंट का मालिक जॉन को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन वह फिर से उसे काबू कर लेता है। गुस्से में जॉन एक पल के लिए उसे मारने के बारे में सोचता है लेकिन आखिर में उसे जिंदा छोड़ देता है। जब वह जाने वाला होता है तो मालिक का एक बेटा बंदूक उठाकर कहता है कि वह पैसे वापस करे। जॉन मुड़कर उसके हाथ पर गोली मार देता है ताकि उसे मारे बिना रोक सके। इस घटना के बाद जॉन पुलिस की नजर में आ जाता है। जांच के बाद 2 पुलिस अधिकारी क्रिस्टीना से पूछताछ करते हैं और जॉन के बारे में पूछते हैं। जब जॉन वहां आता है तो क्रिस्टीना बताती है कि पुलिस उसे पूछताछ के लिए आई थी। उसे जॉन को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। जॉन उससे उसके पुलिस संपर्क के बारे में पूछता है। क्रिस्टीना बताती है कि जब उसने इसाबेल के कातिल का हुलिया पुलिस को बताया तो वे उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी बहुत अधूरी और अस्पष्ट है। उन्हें जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इसाबेल एक वेश्या थी। वे जॉन की जांच करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जॉन कहता है कि कभी-कभी इंसान को खुद ही न्याय करना पड़ता है। वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्रिस्टीना उससे पूछती है कि उस कार्यक्रम में क्या हुआ था। जॉन बताता है कि उसने उससे उसे चूमने के लिए कहा था और उसने ऐसा ही किया। क्रिस्टीना अपनी असुरक्षा जाहिर करती है। उसे समझ नहीं आता कि जॉन उसे क्यों चूमना चाहता था। जॉन कहता है कि वह एक खूबसूरत महिला है और उसने उसे इसलिए चूमा क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था। फिर क्रिस्टीना अपने अतीत के बारे में बताती है। उसके पिता उसे जिम्नास्टिक करने के लिए मजबूर करते थे जबकि वह डांसर बनना चाहती थी लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। जब वह सिर्फ 10 साल की थी तब उसके प्रशिक्षक ने उसके साथ 17 बार गलत काम किया। एक दिन उसने अपना बचाव किया और उस आदमी की जान ले ली। लंबे समय तक उसे लगता रहा कि उसे नरक में होना चाहिए लेकिन क्योंकि वह बहुत छोटी थी इसलिए उसे जेल की जगह कॉन्वेंट, मठ भेज दिया गया। उसने यह बात पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। जॉन उसे कहता है कि गाड़ी रोक दे,
अब वह खुद गाड़ी चलाएगा। मंजिल पर पहुंचकर जॉन उसे विदा लेता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना अपनी वरिष्ठ नन से बात करती है। वह बताती है कि वह अफ्रीका जाना चाहती है। वह सिएरा लियोन के वैली मिशन में काम जारी रखना चाहती है। अफ्रीका हमेशा से उसके जीवन का एक सपना रहा है। उसकी वरिष्ठ उससे कारण पूछती है। क्रिस्टीना कहती है कि लंदन में बहुत ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। वह 1 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन वहां से जाना चाहती है। दूसरी तरफ जॉन अपने बॉस से एक ग्राहक के बारे में जानकारी मांगता है। उसका बॉस कहता है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है। फिर वह उसे अपनी बॉस के पास ले जाता है ताकि वे इस बारे में बात कर सकें। पता चलता है कि असली बॉस एक महिला है जिसे मैडम चॉय कहा जाता है। जॉन कहता है कि जो ग्राहक लड़कियों के साथ बहुत हिंसा करते हैं वे संगठन के लिए समस्या बन जाते हैं। वे बहुत ज्यादा ध्यान खींचते हैं। मैडम चॉय कहती हैं कि वे ऐसे लोगों से काम करना पसंद नहीं करते। जॉन बताता है कि वह एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है। वह आदमी बहुत हिंसक है और लड़कियों पर हमला करता है। वह लगभग 30 साल का है और उसकी आंख के ऊपर एक निशान दाग है। मैडम चॉय कहती है कि वह उसे जानती है और वह अक्सर महंगे सूट पहनता है। जॉन उससे उसका नाम पूछता है। मैडम चॉय कहती है कि वह जानकारी देगी, लेकिन बदले में उसे एक खास काम करना होगा। यह ऐसा काम है जिसे कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। जॉन आखिरकार यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसे गुलामों और शरणार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। वह रास्ते में महिलाओं और पुरुषों की गिनती भी करता है। दूसरी तरफ वह आदमी जिसे जॉन ढूंढ रहा है एक वेश्या को मार रहा होता है। उसी समय माफिया की एक महिला कर्मचारी उस आदमी मैक्स के कपड़ों की तलाशी लेती है। जब जॉन लोगों को उनके डिलीवरी पॉइंट तक पहुंचा देता है तो उसे पैसों की एक गड्डी दी जाती है। इसके साथ ही उसे वह चिट्ठी भी मिलती है जो चॉय की कर्मचारी ने चुराई थी। वह एक निमंत्रण पत्र होता है। उसमें लिखा है कि कुछ निवेशकों की एक मीटिंग होगी और वे एक बैले डांसर के विदाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह बैठक 1 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे एक इमारत की छत रूफटॉप पर होगी। जब वह दिन आता है तो जॉन क्रिस्टीना से कहता है कि वह उसकी कुछ तस्वीरें ले ले। वह ये तस्वीरें अपनी 9 साल की बेटी को भेजना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी बेटी उसे एक अच्छे इंसान के रूप में याद करे। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं। क्रिस्टीना बताती है कि वह कल अफ्रीका जा रही है, लेकिन जाने से पहले वह जॉन के साथ थोड़ा समय अकेले बिताना चाहती है। जब दोनों अपार्टमेंट में साथ होते हैं तभी अचानक उस अपार्टमेंट का असल मालिक वापस आ जाता है। वह देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। वह दरवाजे के छोटे छेद से झांक कर देखता है। फिर वह जॉन और क्रिस्टीना को अपार्टमेंट के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलते हुए देखता है। होटल से बाहर निकलते समय जॉन क्रिस्टीना से कहता है कि वे दोनों दुनिया में कहीं भी चले जाएं। उसके पास अब इतना पैसा है कि वह दोनों के लिए काफी है। क्रिस्टीना उसे रोकती है और कहती है कि पहले उसे अपराध की दुनिया से दूर होना होगा। वह उसे एक किस देती है और कहती है कि वह उसके साथ बैले डांसर की विदाई प्रस्तुति में चले। उसने 2 लोगों के लिए एक प्राइवेट बॉक्स सीट ली है। यह शो आज रात 7 बजे है। प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले पूर्व कमांडो अपनी पूर्व प्रेमिका के घर जाता है। वह उसे पैसों से भरा बैग देना चाहता है, लेकिन दरवाजा उसकी बेटी खोलती है। जॉन उसे वह तस्वीर देता है जो उसने सूट पहनकर खिंचवाई थी। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है। तभी उसकी पूर्व प्रेमिका आ जाती है। जॉन चुपचाप वहां से चला जाता है और अपनी बेटी को अलविदा कहता है। जब उसकी पूर्व प्रेमिका बैग खोलती है तो उसमें बहुत सारा पैसा देखकर हैरान रह जाती है। उधर शो शुरू होने से 20 मिनट पहले क्रिस्टीना प्रवेश द्वार पर जॉन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब सिर्फ 5 मिनट बचते हैं तो वह सोचती है कि शायद जॉन नहीं आएगा, इसलिए वह अकेले ही बॉक्स सीट में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जॉन लिफ्ट से ऊपर छत की तरफ जा रहा होता है। वह उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसके आंख के ऊपर निशान है। जैसे ही वह उसे पहचानता है वह उसके पास दोस्ताना तरीके से जाता है। फिर उसे कहता है कि वह उसके साथ चले, उसे उससे कुछ निजी बातें करनी है, लेकिन वह आदमी जाने से मना कर देता है। तब जॉन उसे पकड़कर छत से नीचे फेंक देता है सबके सामने। इसके बाद वह एक बोतल उठाकर शराब पीने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान पुलिस उसकी असली पहचान पता कर लेती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वह असल में जोसेफ स्मिथ है। वह स्पेशल फोर्स का एक पूर्व सैनिक है जो सेना से भाग गया था और लंबे समय से गायब था। उधर जब शो खत्म होता है तो क्रिस्टीना बाहर निकलती है। वह सड़क के किनारे जॉन को गिरा हुआ देखती है। वह अपने कपड़े से उसे ढक देती है। वह अपनी स्कार्फ से उसे ढक देती है और कई घंटों तक वहीं बैठी रहती है जब तक जॉन जाग नहीं जाता। जॉन सच्चाई बताता है कि जब वह नशे से दूर रहता है तो वह अपने करीब के लोगों को चोट पहुंचा देता है। वह अपने आसपास के लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है, इसलिए वह शराब पीता है ताकि सेना ने जो लड़ने की मशीन उसके अंदर बना दी है उसे कमजोर कर सके। वह बताता है कि उसने आखिरकार वह काम पूरा कर लिया जो उसे करना था। तभी उसे फिर से हमिंगबर्ड
छोटे पक्षी दिखाई देने लगते हैं। वह क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या उसे भी वे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। फिर वह बताता है कि उस दिन भी उसने यही देखा था। निगरानी करने वाले ड्रोन ने सब कुछ देखा था। दुश्मनों ने उसके 5 साथियों को मार दिया था, इसलिए उसने भी बदले में 5 लोगों को मार दिया। उसने रास्ते में मिले पहले 5 लोगों को पकड़ लिया, उसने उनके पिता को भी मार दिया और उसकी लाश को छत से लटका दिया। उनके मरने के बाद चारों तरफ चिल्लाने और गोली चलने की आवाजें आने लगीं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितना क्रूर और अमानवीय बन चुका है। इसके बाद शराब उसके लिए एक तरह की दवा बन गई, ताकि वह अपने दर्द और पुराने बुरे यादों को भूल सके। उसे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगली सुबह जब क्रिस्टीना कॉन्वेंट छोड़ने वाली होती है, तो एक नन उसे जॉन की तरफ से एक चिट्ठी देती है। उसमें वे तस्वीरें भी होती हैं जो उसने कैफे में उसकी ली थी। चिट्ठी में जॉन उसे तस्वीरें लेने के लिए धन्यवाद देता है। वह लिखता है कि उसने अपार्टमेंट के मालिक को उसके खाते से निकाले गए पैसे वापस भेज दिए हैं, साथ ही किराए के समय के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे भी भेजे हैं। उसने मिशन के बच्चों के लिए भी पैसे छोड़ दिए हैं ताकि वे खाना खरीद सकें। उसने मानव तस्करों की जानकारी भी अधिकारियों को भेज दी है और उसने शहर के एक बुरे आदमी को भी खत्म कर दिया है। वह कहता है कि उसे पता है कि इससे वह अच्छा इंसान नहीं बन जाता, लेकिन उसने सही काम करने की कोशिश की। अब वह फिर से सड़कों पर लौट जाएगा ताकि किसी के लिए परेशानी न बने। वह लिखता है कि उसने एक गर्मी का मौसम फिर से जीने जैसा महसूस किया। उसे क्रिस्टीना से मिलकर खुशी हुई और वह उसके सफर के लिए शुभकामनाएं देता है। आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि स्पेशल फोर्स हमारे नायक को पकड़ने के लिए योजना बना रही है। कहानी यहीं खत्म होती है। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी नोटिफिकेशन जरूर चालू करें। वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी करें, इससे मेरा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप सभी के समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आशा है आपका दिन बहुत अच्छा हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।